नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एशडीआईएएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एशडी में मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम जो 9 बजे आपको क्लास प्राप्त होती है, उसके अंदर सब्जेक्ट को क्वेश्चन आंसर के हिसाब से हम कवर करा रहे हैं। सभी सब्जेक्टों को वहाँ पर क्वेश्चन आंसर के हिसाब से जो है, वो कवर कराया जाएगा। और यहाँ पर जो 6 बजे आपको क्लास प्राप्त होती है, यहाँ पर मेंस पीवाईक्यू जो है वो चलाए जा रहे हैं। 2022 जीएस फर्स्ट का ये आप देख रहे हैं। फिर ऐसे ही जीएस सेकंड, थर्ड, फोर्थ को भी हम कवर करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इससे अधिक व्यू जो हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे आ जाते हैं। तो देखिए, आप चाहते हैं कि हम चीज़ों को पूरा करें, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको अच्छा ना लग रहा हो कि मेंस पीवाईक्यू जो हम कवर करा रहे हैं, वो आपको अच्छे ना लग रहे हैं। तो 2022 का जो जीएस फर्स्ट का पेपर हम कवर करा रहे हैं, इसके बाद यदि हमें ऐसा लगा कि हाँ, आप उस तरह का रिएक्शन नहीं हमें मिल रहा है, उस तरह की चीज़ें हमें नहीं मिल रही है, उस तरह के कमेंट चीज़ें, ठीक है, उस तरह के व्यूज़ हमें नहीं मिल रहे हैं कि भई हमें व्यूज़ से पता चलता है कि शायद आपको अच्छा लग रहा है, आप शेयर कर रहे हैं कि भई चीज़ें अच्छी हैं, हमारी तैयारी हो रही है। तो वो चीज़ें फिर हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, शायद आपको हेल्प कर रही हैं वो चीज़ें, इसलिए आप जो चाहते हैं कि हाँ, वो चीज़ें आपकी हेल्प करें, वो आपको मिलती रहें। मगर जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, वहाँ से तो यही लग रहा है कि शायद ये आपकी ना ही तो कोई हेल्प करेंगे और ना ही आपको अच्छी लग रही हैं क्लासेस। तो फिर हम 6 बजे जो क्लासेस चल रही हैं, उसके स्थान पर कुछ अन्य चीज़ें लेके आएँगे, सब्जेक्ट या फिर कुछ अन्य चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकें। क्योंकि ये तो आपको ऐसा लग रहा है शायद, क्योंकि व्यूज़ जो जिस तरह के आ रहे हैं, वो व्हाट्सएप स्टेटस से भी कम है, उससे अच्छे वहाँ पर आ जाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या अब आपको इस चीज़ की वाक़ई ज़रूरत है, इसको कंटिन्यू रखा जाए और सारे जीएस पेपर जो हैं और ईयर वाइज़ कवर कराए जाएँ। तो प्लीज़ और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ और वो चीज़ हमें मिले कि हाँ, हमें भी ऐसा लगे कि हाँ, वाक़ई आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो यदि इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर 2022 का जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन जो है वो पेपर कवर करा के, फिर जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कवर करा के फिर हम इस चीज़ को यहीं पर ही रोक देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आज के कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय मित्र कला और वास्तुकला में जो है सिंह यानी कि शेर एवं वृषभ यानी कि बैल की बात की जा रही है कि आकृति के महत्व पर विचार कीजिए। इस पे हमें क्या करना है? विचार करना है। अब नॉर्मल सा दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये क्या पूछ लिया? कला की बात हो रही है, वास्तुकला की बात हो रही है, उसमें शेर को घुसा दिया और बैल को घुसा दिया कि उनकी आकृति का महत्व पर हमें विचार करना है कि हमेशा से कैसे साथ में रहे हैं, कैसे दिखाई दिए हैं, वास्तुकला में, कला के अंदर, ठीक है, क्या इनका महत्व रहा है? उस चीज़ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, हम तो कुछ अन्य ही चीज़ें पढ़ के गए थे, ये कुछ अन्य ही चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है, जहाँ पर हम सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर करा रहे हैं, वहाँ पर तो आप कवर करेंगे ही। यहाँ से आपको पता चलता है कि क्या इस तरह के क्वेश्चन जब हम तैयारी करते हैं, बुक पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, वहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या लिखना होता है। मेंस पीवाईक्यू से आपको एग्ज़ैक्ट पता चलता है कि जब हमारे सामने इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, उनकी शुरुआत कैसे की जाती है, उनमें कौन-कौन से पॉइंटों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और इनको हमें प्रैक्टिस होती है, यहाँ से हमारे टॉपिक तैयार होते हैं और हमें किसी टॉपिक को कैसे समझना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, वो हमें एग्ज़ैक्टली जो है वो मेंस पीवाईक्यू ही समझाते हैं। मगर शायद आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुछ अन्य चीज़ें देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन ये हो गया, अन्य क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन-सी हैं? विश्व के जो है मत्स्य उद्योग में इनके योगदान पर हमें वर्णन करना है। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो 250 वर्ड्स के अंदर आए हैं, 15-15 नंबर के हैं और ये आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो किसी क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता है, उसके पॉइंट क्या है, आपके पास होने चाहिए। काफ़ी बार पीसीएस के अंदर तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं और आईएएस के अंदर भी चीज़ें चेंज करके पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। भारतीय मित्र कला और वास्तुकला में जो है क्या सिंह, शेर को और जो है बैल की आकृतियों के महत्व पर हमें विचार करना है। दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हमने तो किसी अन्य तरीके से चीज़ों को पढ़ा था, कुछ अन्य ही चीज़ें पढ़ रहे थे, वास्तुकला को हमने पढ़ा, कला को पढ़ा, आर्ट एंड कल्चर की सारी चीज़ें पढ़ ली। अब ये क्या है यार, पार्टिकुलर 2 जानवरों पे क्वेश्चन पूछ लिया आपने तो। भाई ऐसे ही होता है। आप बुक पढ़ के जाते हैं, नॉलेज लेके जाते हैं और वहाँ पर किसी अन्य तरीके से पूछा जाता है और फिर आप ऐसे पेन लेके बैठते हैं, क्या लिखूँ, इसमें क्या डाल दूँ यार? शेर और बैल के ऊपर कैसे बात करूँगा 250 वर्ड के अंदर? कैसे लिखूँगा, कौन-कौन से पॉइंट होंगे, क्या होगा? उन सब की तैयारी आपके पास होगी, यदि आपने उस तरीके से चीज़ों को पढ़ा है, उस तरीके से चीज़ों को समझा है और वो आप कैसे समझ सकते हैं, 2 नंबर की क्लासेस आती हैं, वहाँ पर आप समझ सकते हैं, रमेश के अंदर आप ये समझ सकते हैं और जब हम सब्जेक्ट कवर कराएँगे कुछ टाइम बाद, वहाँ पर आपको एग्ज़ैक्ट उसी लैंग्वेज उसी तरीके से चीज़ें कवर कराई जाएँगी, जिससे आपको लगे कि ये टॉपिक कवर करने के बाद मैंने ये महसूस किया है कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं आंसर राइटिंग कर पाऊँगा उस चीज़ का, उसका आंसर दे पाऊँगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ नॉलेज मिली है, बाकी चीज़ें हवा-खारी हो गई है। ठीक है? तो आइए देखते हैं कि शुरुआत कैसे कर सकते हैं। मनुष्य के आगमन के बाद से जो है जानवर भी पृथ्वी पर एक पूरक साथी रहे हैं। मानव और पशु संबंधों के निशान लगभग जो है 12,000 साल पहले जो है ऊपरी पुरापाषाण काल के जो है कि पेंटिंग से मिलते हैं। उनकी पेंटिंग में वो मिलते हैं। ये चीज़ क्या हुई? शुरुआत हो गई। आपने संबंध के बारे में बात की है, क्योंकि हमसे भी संबंध के बारे में ही बात करी। उसके महत्व के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि उसकी प्रकृति जो है वो आती है। 2 महत्वपूर्ण जानवर जो कि मानव जीवन की महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, वो कौन से? शेर और बैल। अब हमें पहले जो है जानवर की बात कि भाई दोनों के संबंध जो है इस तरह से रहे हैं और वो किसी पेंटिंग में मिलते भी हैं, यानी उनके संबंध के बारे में वहाँ से हमें पता चलता है कि वो बहुत पहले से ही रहे हैं।
हमेशा हमारे पूरे की रहेंगे वो चीज़ें। मगर क्वेश्चन पर्टिकुलर 2 जानवरों के ऊपर आया है, किसके? शेरों के, बैल के, तो फिर हमारी पृथ्वी उस ओर चली गई। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है? पाषाण युग जो है काल से लेकर आधुनिक भारत तक, पुराने टाइम पीरियड से लेके आज तक, वर्तमान स्थिति तक जो है, विभिन्न पहलुओं में उनकी जो है उपस्थिति के निशान पाए गए। अन्य-अन्य तरीके से देखने को मिलती हैं। अब वो कैसे देखने को मिलती हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट हमें पता चलेगा। तो आइए अब अगले कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि इनसे संबंधित है कि हमने इस चीज़ को कैसे लिखना है, वो कौन-कौन से पॉइंट होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा से शुरुआत करेंगे। देखिए, दैविक दुर्गा का वाहन है। शेर जो है माँ दुर्गा का वाहन है। तो आप जानते हैं कि भई ये किनका वाहन है? माँ दुर्गा का, ठीक है? यह जानवर जो है मानव जानवर बोलना थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, ये शेर जो है, ये शेर माँ दुर्गा की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब ये बोलना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम संबंध को दर्शा रहे हैं, कि कैसे हम उन चीज़ों को देखते हैं, कैसे वो उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक शेर, एक जानवर, उनका संबंध के बीच में कैसे वो जो है हमारे लिए महत्व रखते हैं। इसलिए जो है इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप गलत वे में बिल्कुल मत लीजिएगा। हमारे दिल में आप समझ नहीं सकते उतनी श्रद्धा है इन चीज़ों के लिए, ठीक है? हम सच्चे सनातनी हैं। आगे बढ़ते हैं। शिव का नंदी बैल। देखिए, नंदी जिसका अर्थ है कि प्रसन्नता देना या खुशी देना, हिंदू भगवान शिव का पवित्र बैल है। वो उनका महान है, वो भी उनका वाहन है, ठीक है? तो यहाँ पे उनकी क्या महत्व है, ये आप समझ सकते हैं और हमारे लिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। तो आपकी 2 चीज़ों से ये पता चला कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? वो चीज़ दर्शाई गई। आगे बात करते हैं किस चीज़ के बारे में? कला के बारे में। एक पॉइंट चीज़ें हो गई, क्योंकि जो पूछा गया था, उसके बारे में हमने लिख दिया। थोड़ा-सा इंग्लिश में आप समझेंगे तो वो चीज़ें अच्छे से समझ पाएँगे कि भाई हम पुरानी कथाओं के बारे में बात करते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में बात तो वही है, ठीक है? अब कला के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर इनके क्या महत्व है। वहाँ पर हमने चीज़ें देख ली, वो 2 पॉइंट उसमें सोचा कि हमारे लिए वो किस स्तर पे हैं, हम उनको क्या मानते हैं, ठीक है? कला की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऐसे ही, देखिए हमने एक चीज़ के बारे में बात की तो पॉइंट के बारे में बात की, फिर हमने बात की कला की। हमने कला की बात करी तो फिर कैसे करेंगे? पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा-सा अच्छे से आपको दिखेगा। देखिए, जब हम कला की बात करें तो कैसे? मूर्ति, उसके कुछ पॉइंट देंगे, ऐसे, ठीक है? कुछ बात करेंगे तो पर्टिकुलर, क्योंकि आपकी जो समझ है, तो जो है एग्ज़ाम में जो कॉपी चेक कर रहा होगा, उसको भी थोड़ी चीज़ें आसानी लगेंगी। दूसरी बात ये है कि सामने जब आप प्रस्तुत कर रहे होंगे तो पॉइंट वही दिमाग में आते हैं जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है? राष्ट्र का प्रतीक, ठीक है? उसके बारे में भारत का जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक, देखिए एक अशोक की सारनाथ सिंह राजधानी का अंगीकरण है। अशोक की जो है सारनाथ सिंह जो है यानी कि शेर राजधानी का अंगीकरण है। वहाँ 4 शेर हैं, जो पीछे की ओर जो है पीठ आपने देखा होगा जो हमारे सिंबल में भी है, वो आपने पीछे जो है पीठ करके खड़े हुए हैं, ठीक है? एक हाथी, सर पर दौड़ता घोड़ा और एक बैल, ठीक है? एक शेर जो है घंटी के आकार के कलम के ऊपर जो है बीच में पहियों से अलग हो गए हैं। वो चीज़ आपको वहाँ पर दर्शाई गई है। बैल वृषभ राशि को दर्शाता है और सिंह जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। तो क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल रहे हैं कि कौन से पॉइंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ही हल कर पाते हैं। जो आप बुक से या अन्य तरीके से पढ़ते हैं तो आपका जो माइंडसेट होता है, पढ़ने का एक अलग वे होता है कि भाई वास्तुकला है, चलो हमने इसको पढ़ लिया। कला की बात हो रही है, चलो हमने इसको पढ़ लिया। मूर्ति कला की बात हो रही है, चलो इसके पॉइंट जो है किस-किस काल में किस-किस तरीके से ऐसे में पढ़ लिया। और जब अन्य तरीके से क्वेश्चन आपस में कनेक्ट करके उसको कनेक्ट करके पूछे जाते हैं और एक थोड़ा-सा अजीब क्वेश्चन्स क्रिएट हो जाते हैं, काफ़ी बार हार्ड क्वेश्चन्स क्रिएट हो जाते हैं, उनको लिखना हमारे समझ में नहीं आता कि मैं कौन से पॉइंटों का यूज़ करूँ, कैसे इसकी शुरुआत होगी और कैसे मैं इसको प्रवाह के साथ लिख पाऊँगा। उसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर होगी। जो सुबह 9 बजे क्लासेस हो रही हैं, वहाँ पर आपको चीज़ें पता चलेंगी, वहाँ से प्रैक्टिस होगी और पीवाईक्यू से पता चलेगा कि कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको समझना है, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन्स का सामना करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग में आ जाएगा कि इनके अंदर कौन से पॉइंट लिखने होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से चेंजेस करके कहीं पूछे जाते हैं, आईएएस में फिर से रिपीट होते हैं, थोड़ा-सा अलग तरीके से पूछ ले जाते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास पता होगा। मान लीजिए इनके अलावा कुछ अन्य पूछ ले जाते हैं, अन्य जानवरों की बात वहाँ पर होती है, ठीक है? तो आपको एक तो पता होगा कि मुझे कैसे लिखना है। ये दिमाग में आ जाता है कि मुझे लिखना कैसे है, पैटर्न कैसे होगा मेरा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी कांस्य बैल की बात करें, देखो सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्य बैल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता में कांस्य की उपस्थिति का प्रतीक है। वो कैसे महत्वपूर्ण है समझ में आया होगा। एक पॉइंट हो गया, अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, तमिलनाडु में सांड रोक आर्ट की बात करें तो तमिलनाडु में जो है रोक कला की खोजों में प्रागैतिहासिक कालों
को बैलों को पकड़ने और उन्हें वश में करने का प्रयास करते हुए दर्शाया गया है। जो खेल आज भी चलता है, उसके ऊपर बैन भी लगे हैं, चीज़ें हुई हैं। उससे संबंधित चीज़ें हमें दर्शाई देती हैं कि उस तरह की चीज़ें पहले भी थी। वो टाइम पे चीज़ें पता चलता है। अब बात करते हैं वास्तुकला की। हमने उसके बारे में बात की, उसके कुछ पॉइंट रखे, अब बात वास्तुकला के बारे में करेंगे तो इसके कुछ पॉइंट रखेंगे। बस चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट चले जाना है, इतनी आसान भाषा में लिख देना है, आपके लिए भी चीज़ें आसान हो जाएँ और उसके लिए भी। अब आप ये सोचिएगा, जब मैं आपको इसके प्रॉपर बता दूँगा, जब मैंने क्वेश्चन को बताया और जब उसको पूरा आपने अच्छे से बताया, जब उसके सारे पॉइंट दे दिए, आपको क्या लगा? क्या महसूस हुआ? यार ये क्वेश्चन तो हाँ, अब तो मैं लिख सकता हूँ, मेरे लिए पॉइंट जो वो आपने दिए हैं वो आसान हो गया है। मगर जब मैं पहले देख रहा था कि इसको आप आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, एक एक सेकंड के लिए जब शुरुआत करोगे तो सोचिएगा, उस टाइम आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि इसको कैसे लिखेंगे? इसमें कौन से पॉइंट इस्तेमाल होंगे? तो वो चीज़ें दिमाग में आ रही होंगी। आगे देखते हैं कि वास्तुकला में हम कौन से पॉइंट कैसे-कैसे लिखेंगे। हम पहले मौर्य स्तंभ की बात करें तो स्तंभ के शीर्ष भाग पर जो है बैल, शेर, हाथी आदि जैसी जो है बड़ी आकृतियाँ उकेरी गई। शेरों का जो है मौर्य प्रतीकवाद और सार्वभौमिक सम्राट चक्रवर्ती की शक्ति को दर्शाता है। शेर शेर होता है, ठीक है? जिसने जो है अपने सभी संसाधनों को जो है धर्म की जीत के लिए समर्पित कर दिया। सांची का स्तूप की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है सांची स्तूप अशोक के जो है स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है और स्तूप के जो है तोरण में पंखों के साथ शेर और बैल को की जो चट्टान है उन पर नक्काशी पाई गई है। तो यहाँ से उनके महत्व के बारे में पता चल रहा है, हमने कैसे पॉइंटों का इस्तेमाल किया है, वर्डिंग के अंदर रह के चीज़ों को जो है कैसे-कैसे पॉइंटों का वन जो है वन लाइनर चीज़ें जो हैं वो किया है। और ऐसा लगा है कि भई बहुत आसान है चीज़ों को समझना और पॉइंटों को लेना। अब बात करते हैं उस लाइन की जो हमें लास्ट में लिखनी होती है। प्राचीन भारत में जो है निशानों से लेकर देश के राष्ट्रीय प्रतीक में महत्व तक शेर और बैल भारत की भूमि के विकास में चरणों और परिवर्तनों के साक्षी रहे हैं। अच्छा लगा कि भई हमें बाद में एक लाइन के साथ जो है निष्कर्ष बातें खत्म कर दी। मुख्य भाग में जो पूछा गया वो और शुरुआत की। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 3 तरीके से होते हैं कि भई फर्स्ट आप पृष्ठभूमि लिखिए, मुख्य भाग लिखिए और उसके बाद निष्कर्ष। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समुद्री धाराओं को जो है प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन-सी हैं? विश्व के जो है मत्स्य उद्योग में उनके योगदान पर हमें वर्णन करनी है। यानी कि वर्णन का मतलब सीधा पॉइंट टू पॉइंट भाई लिस्ट बना देनी है, जिसके बारे में जो है बता देना है कि भाई ये और क्वेश्चन आया कितने में है? 250 वर्ड्स के अंदर। 15 नंबर का है, तो हमें अच्छे नंबर चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन्स को हैंडल करने, इस तरह की चीज़ें समझने के लिए आप सुनहरी क्लासेस भी दे सकते हैं। और मेंस पीवाईक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? उस पे हम बात करेंगे, आपके कमेंट उस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देंगी अगले 2-4 क्लासेस के अंदर, तो ये कंटिन्यू रहेगा और सारे ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हम देखेंगे। हो सकता है उसके बाद फीचर्स के भी देख लें, हर स्टेट के, जितने मैक्सिमम स्टेट के अच्छे हैं, वो हम देखेंगे। और यदि आप ये चीज़ नहीं होगी तो फिर अन्य चीज़ें लेके आएँगे। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएँगी। इस चीज़ को मत सोचिएगा कि यदि ये डिस्कनेक्टिंग हुआ तो कुछ अन्य चीज़, उससे भी अच्छी चीज़ आएगी। सब्जेक्ट आएँगे, अन्य हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिनके बारे में वहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सारे पॉइंट उनके देंगे, ठीक है? आपको यदि मेंस पीवाईक्यू कंटिन्यू रखने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अच्छा रिस्पॉन्स दिखा तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है? तो आइए इसको कैसे शुरुआत कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए महासागरीय धाराएँ जो हैं महासागरों में नदी के प्रवाह की तरह है। महासागर हैं, उनमें नदी के प्रवाह की तरह है। जैसे कि एक नदी बहती है, ऐसे ही जो है समुद्र के अंदर जो है, वहाँ पर भी नदियाँ बहती हैं। हवा फायरिंग तो नहीं हुई ना? देखिए समझिए, एक बड़ा-सा समुद्र है, बड़ा-सा समुद्र। उसके अंदर छोटी-छोटी सी जो है वो छोटी-छोटी सी नदियाँ जो है वो चलती हैं। अब वो चलती कैसे हैं? वो आरंभ कैसे होती हैं? वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है? तो समझते हैं। पढ़ते हैं आप, ठीक है? वे एक निश्चित पथ, एक उनका पथ निश्चित होता है, दिशा में पानी की जो नियमित मात्रा होती है। मान लीजिए एक अच्छा खासा पानी लेके वो चलते हैं और वो कैसे चल पाते हैं, इन पॉइंट पे हम बात करेंगे, ठीक है? उनका पथ जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ी मात्रा का पानी जो है वो चलता चला जाता है, एक नदी की तरह बहती है। समुद्र के अंदर भी जो है वो नदियाँ बहती हैं, ठीक है? महासागरीय धाराएँ 2 प्रकार के बलों से प्रभावित होती हैं। प्रथम जो उनको प्रारंभ करता है, यानी कि जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है? जबकि द्वितीय बल जो है वो धाराओं को प्रभाव को प्रभावित करते हैं कि भाई कहाँ मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, क्या-क्या चीज़ें होंगी, उनको गति कैसे मिलेगी, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ हम देखेंगे।
अब फिर क्वेश्चन मुड़ेगा किस ओर, विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का हमें वर्णन करना है, तो उस ओर देखेंगे चीजें। तो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। प्राथमिक दो शक्ति की बात की थी। जो प्राथमिक बल है, प्रथम शक्ति है, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिससे वो चीजों की स्टार्टिंग होती है, वो चीजों को समझेंगे। समझोगे तो वो चीजें पता चलेगी, याद रहेगी। ऐसे वन लाइनर बता देता तो सारी चीजें नहीं रहती। तो ये भी एक थोड़ा-सा तरीका है कि भई आपको चीज़ें याद रहें, आपको पता रहे कि एक्चुअल बात किस चीज़ की हो रही है और वो कैसे होता है। जैसे कि देखिए हम पॉइंट देखेंगे भई, प्राथमिक बल की बात हो रही है, प्रथम शक्ति की बात हो रही है, तो सौर ऊर्जा द्वारा ताप। देखिए, इसमें क्या है, भई सौर ऊर्जा द्वारा जो है गर्म होने से जल का विस्तार होता है। चीज़ें गर्म हुई तो जल का विस्तार हो गया। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के पास जो है समुद्र का जल स्तर जो है मध्य अक्षांशों की तुलना में लगभग 8 सेंटीमीटर अधिक होता है। चीज़ें पानी जो है ऐसे ऊपर रहता है 8 सेंटीमीटर, मामूली सा, ठीक है। यह बहुत मामूली ढाल का कारण बनता है, यानी कि उनकी ढाल, पानी जिससे बह सके उसकी ढाल का कारण बनता है, और पानी ढाल से नीचे की तरफ बह जाता है। चीजें बह जाती है, पानी का विस्तार होता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है मामूली सा, और एक ढाल बनता है। चीजें समझ में आई। अब पॉइंट ये उठता है कि क्या हम मेंस में भी ऐसे लिखे? नहीं। नॉर्मल सीधा सा मतलब होता है कि भाई सौर ऊर्जा द्वारा जो है गर्म होने से जल का विस्तार होता है, ये ढाल और फिर चीजें बह जाती है। मैं उसका भी पॉइंट दूंगा कि भाई वो सब कुछ आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। ऑनलाइन में लिखना है कि भाई सौर ऊर्जा से जल का विस्तार होता है, जिससे वो क्या, गर्म से ठंडे की ओर बढ़ जाता है। समझे? पानी गर्म हुआ, प्रसार हुआ और बढ़ गया। ये तो है समझने वाली बात की चीजें ढाल बनता है, चीजें बह जाती हैं। नॉर्मल सी चीज है कि सौर ऊर्जा द्वारा जल का विस्तार होता है और वो ठंडे पानी की ओर चीजें बढ़ जाती हैं। वन लाइनर, बात खत्म। चीजें इतनी लंबी नहीं, उसको हमें व्याख्या नहीं करनी है उसके सामने एक ही पॉइंट की। वहां पर वन लाइनर चलेगा, और वन लाइन कैसे होते हैं चीजें समझाता चलूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हवा क्या करती है? ये भी एक बल है, एक शक्ति है। समुद्र की सतह पर जो है बहने वाली वायु जल की गति प्रदान करने के लिए जो है उसे धक्का देती है, प्रेशर करती है आगे उसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए, ठीक है। हवा और जल की सतह पर जो है बीच घर्षण जल राशि की गति को प्रभावित करता है। हवा उसको प्रवाह जो है, मान लीजिए बहुत मामूली सा है, उसको जो है रफ्तार देगी, गति देगी। गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण जल राशि को नीचे खींचता है और ढाल भिन्नता है, जो भिन्नता पैदा करता है। ये क्या करता है? ढाल भिन्नता पैदा करता है। ये तो वन लाइन नहीं है, तो सीधा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोरिस बल की बात करें तो कोरिस बल जो है वो जल की गति की दिशा को प्रभावित करता है और पानी की उत्तरी गोलार्ध में जो है दाई और बाई दो चीजों को करता है। दाई और जो है और दक्षिण गोलार्ध में जो है बाई ओर बहने के कारण बनता है। उत्तरी गोलार्ध में कहां पर? दाई। और दक्षिण गोलार्ध में कहां पर? बाई ओर बहने के कारण बनता है। तो ये चार बल आपको पता चले, ये पॉइंट आपको पता चले, ये प्रथम शक्ति है वो कैसे कैसे चीजें परहरम करती है, कैसे वो सब हेल्प करके आपस में चीजें क्रिएट कर रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं द्वितीय बल पर। देखिए, जल घनत्व में अंतर की बात करें तो महासागरीय धाराओं की जो है उत्तराधार गतिशीलता को प्रभावित करता है। उच्च लवणता वाला जो जल है वो कम लवणता वाले जल से घनत्व में अधिक होता है। ये कैसा है? उसी प्रकार ठंडे जल का जो घनत्व है वो गर्म जल से भी अधिक होता है। समझ में आ गई? चीजें हैं। अधिक घनत्व वाला जो जल है वो नीचे की तरफ बढ़ता है, और जबकि अपेक्षाकृत जो हल्का है वो ऊपर आता है। ये बात हो गई समझने वाली कि चीजें कैसे हमने समझी कि भाई ठंडा जल उसका घनत्व अधिक, जो गर्म जल है उसका घनत्व क्या है? वो कम है, उसका प्रसार हो जाता है। जो लवणता है, जिसकी अधिक लवणता है वो नीचे जाएगा, जिसके अंदर कम लवणता है वो क्या होगा? ऊपर आएगा। दोनों ही चीजें समझी जा रही हैं कि ऐसा होता है। वहां पर ऐसा नहीं, आप सीधा बताएंगे, चीजें सीधी बताएंगे, वन लाइनर के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल का तापमान की बात करें तो ठंडे पानी की समुद्री धाराएं जो है तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों पर ठंडा जल नीचे की तरफ उतरता है और धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। ये चीजें ऐसी हैं, समझ रहे हो? पर्टिकुलर हाथ से समझ में नहीं आएंगी। एक चीज ऊपर से जो है प्रवाह होकर ठंडे की ओर बढ़ रहा है, और फिर ठंडा जो है नीचे की ओर, फिर उसकी ओर बढ़ रहा है गर्म की ओर, क्योंकि वो चीज ठंडी है तो वो उसकी ओर बढ़ता जा रही है, वो उसकी ओर बढ़ता जा रहा है। पैसे चक्कर जो है धाराएं बह रही हैं, चीजें बह रही हैं। समझ में आ रहा है? गर्म जल की धारा जो है सतह पर भूमध्य रेखा के ऊपर उबड़ती है और ध्रुवों की ओर बहते हुए ठंडे जल को गर्म कर देती है। ये समझ में आई? और फिर वो शोर बढ़ जाता है। तो वो चीजें
क्या हो रहा है, चीजें समझ में आ रही होंगी। और वो ये चीज आपके दिमाग में एक पॉइंट आता होगा कि सर फिर आप ऐसे क्यों बताते। आप सोचिएगा कि हो सकता है आप एक्सपर्ट हो, आपको नॉलेज चाहिए, बस आपको सिर्फ आंसर चाहिए। मगर कुछ बिगिनर भी हैं, उन्होंने अभी शुरुआत की है, उनको मैं वन लाइनर बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे बह गया, वैसे कैसे बह गया। उनके दिमाग में कुछ उड़ जाएंगे, वो नहीं उड़ने देने हैं। इसलिए पे चीजें चल रही हैं तो प्रॉपर आपको समझाया जाएगा कि भाई साहब ऐसा है। और क्वेश्चन आंसर में मैं आपको इतना डिटेल बता रहा हूँ, आप थिंकिंग करके देखिएगा। जब प्रॉपर सब्जेक्ट चलेंगे तो आपको हर चीज बारीकी से बहुत अच्छे से समझाई भी जाएगी, और वो भी मेंस पर्सपेक्टिव से, ताकि आप लिख भी पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब दो चीजें हमें पता चल गई, भाई प्रथम शक्ति सेकंड शक्ति की बात होगी, उसके कुछ पॉइंट हमने इस्तेमाल कर लिए। दूसरी बात हम चलेंगे, योगदान कैसे देती है ये जो धाराएं हैं, वो कैसे योगदान देती है। अब आगे देखते हैं वो कैसे कैसे योगदान देती है। मछली पकड़ने के क्षेत्रों का निर्माण करती है। देखिए, ठंडी और गर्म महासागरीय धाराओं मिलने से समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र का निर्माण होता है। वो क्यों होता है श्रीमान? बिल्कुल ठंडी धारा है, बिल्कुल गर्म धारा है, तो वो आके मिलती है तो पानी गुनगुना हो जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में गुनगुना का मतलब है नॉर्मल पानी हो जाता है। ऐसे मजाक में मत लीजिएगा, थोड़ा बहुत चलता रहना चाहिए यार, इंटरेस्ट बना रहता है, मजा आता है। गर्म पानी, ठंडा पानी गुनगुना हो गया, अब नहाने लायक हो गया। अब नहा मत जाना, वहां पर मछलियां होती हैं। देखिए, प्रजनन स्थल है, वहां पर चीजें प्रजनन चीजें बढ़ती हैं कि वहां पर पानी अच्छा है। और जहां पर आपको अच्छा महसूस होता है तो वहां पर कुछ चीजें गलत हरकतें होती हैं। ठीक है, गलत मत समझाना। देखिए, नॉर्मल ठंडी धारा आ रही है, गर्म धारा आ रही है, दोनों मिली, पानी गुनगुना हुआ तो वहां पर प्रजनन के लिए चीजें अच्छी हो जाती हैं, तो वहां पर चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, अब ये चीजें एग्जाम्पल के साथ बोलेंगे, ऐसे तो नहीं कि हवाई फायरिंग कर दी। एग्जाम्पल भी देने होते हैं, जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ। देखिए, प्रमुख उदाहरण की बात करें तो उत्तर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र, न्यू फाउंडलैंड की बात हो रही है। कौन सी धाराएं हैं? लेब्राडोर है, गल्फ स्ट्रीम धाराएं हैं। आपने ऐसा जिक्र कर दिया, क्या वाकई जरूरत थी? देखिए, अपना आंसर अच्छा बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रॉपर बताया कि भाई ये क्षेत्र है और वो इन धाराओं की वजह से बनता है। ये क्षेत्र है और इन धाराओं की वजह से बनता है, तो वो क्या समझेगा? उसको पता है, उसको नॉलेज है, मगर वो आपकी नॉलेज से, आपके प्रस्तुतिकरण से प्रभावित हो सकता है। याद नहीं रहता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल दे देना, एक दो एग्जाम्पल देना, बात खत्म करना, टेंशन नहीं लेनी। याद रहता है तो अच्छी बात है, याद नहीं रहता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि भाई यार वो चीज, अब ये धारा भी याद करनी पड़ेगी क्या यार, किन किन धाराओं से गर्म होकर नुआया पानी बनता है, गुनगुना पानी बनता है, ऐसा होगा क्या यार? नहीं। याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो टेंशन नहीं। बात बताई, चीजें बताई, एक दो एग्जांपल दिया कि ये क्षेत्र है, चीजें खत्म करो, कोई टेंशन नहीं है। भाई आपने एग्जांपल तो दिए ना, वो भी अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्लैंकटन गति की बात करें तो जो है गति होती है, वे जीव हैं जो समुद्री जल धाराओं के साथ आते हैं। वे समुद्री जो है खाद्य श्रृंखलाओं के आधार के रूप में कार्य करते हैं, मत्स्य आबादी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे क्या एक विशेष क्षेत्र में मछलियों का संचय होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि लंबी शेल्फ लाइफ। देखिए, गर्म समुद्री जलधाराओं की तुलना में ठंडी समुद्री जलधाराओं में मछलियों की शेल्फ लाइफ लंबी होती है, जिससे अधिक समय तक चलने वाली मछली के उत्पाद बनते हैं। चीजें समझ में आई? ठीक है, तो आप बताएंगे कि भाई ऐसे क्षेत्र क्यों बनते हैं फिर, जब लाइफ वहां पर लंबी होती है, अच्छा उनके लिए वहां पर ठंडी में रहता है, तो आप ये क्या बता रहे हैं कि भाई गुनगुने पानी में अच्छे से प्रजनन होता है? भाई वो अलग चीज ना, वो अलग चीज है, वो अच्छे मौसम में अच्छी जगह पर ही अच्छा लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन की बात करें तो महासागरीय जलधाराएं और कम महासागरीय जलधाराओं वाले जो क्षेत्रों में जो है जल के स्थानांतरण ऑक्सीजन स्तर को जो है बनाए रखने के द्वारा, मछलियों की कमी वाले क्षेत्र में मछलियों द्वारा बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है, जैसे कि जो है सारगैसो सागर और डेड जोन। चीजें समझ में आई? पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिल रही हैं, बस वो वन लाइनर में लेते चलना है, एग्जाम्पल के साथ अपनी बातें रखते चलना है। अगला एक पॉइंट की बात करते हैं, वो अपलिविंग है। देखिए, ऐसी प्रक्रिया होती है, क्या होती है, कौन सी प्रक्रिया? अपव्हीलिंग प्रक्रिया जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें धाराएं समुद्र की सतह पर गहरा और ठंडा जल लाती है। अब इससे क्या होगा, ऊपर उठने के दौरान जो है सतह पर जो गहराई से जल आता है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और ये जो पोषक तत्व हैं, ये सतही जल को जो है पोषक तत्वों से समृद्ध बनाते हैं।
जिससे पौधों के जीवन के विकास को बढ़ावा मिलता है, जिसमें जो है वो ये चीज शामिल होती है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि इतनी बड़ी चीजें क्या लिखनी है? नहीं, आपको सिर्फ इसी का यूज करना है। तो आपने क्यों बताई? मैंने बताई समझाने के लिए कि भाई इस चीज में कैसे काम करती है और ये क्या क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कैसी चीज के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, वो कैसे काम करती है, और जब ये चीज आती है तो वो कैसे महत्वपूर्ण होती है, वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया समझ में आएगी तभी तो आप ऑनलाइन का सिस्टम यूज कर पाओगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि एग्जैक्ट होता क्या है, क्या रट्टा मारना है क्या यार कि भाई ये चीज है, ऐसा नहीं। वो चीज आपको यूज भी करनी है, कहीं अन्य जगह हो सकता है क्वेश्चन कहीं अन्य तरीके से क्रिएट हो, तो आपको याद होगा कि भाई एक ऐसी प्रक्रिया भी है जो हेल्प करती है, उसका यूज कर लेता हूँ, उसको वन लाइनर के रूप में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसका जो चलते हैं। देखिए, हालांकि मत्स्य उद्योग क्षेत्र के निर्माण में जो है महासागरीय धाराओं का मुख्य भूमिका, किंतु अन्य संभावित क्षेत्रों में भी मत्स्य उद्योगों को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अपना पॉइंट हो गया, चीजें क्लियर हो गई। तो हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज शेयर कर दीजिए। हम आपसे बार बार बोलते हैं प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, आपके परिवार का हिस्सा हो। और प्लीज आप शेयर करेंगे तो कुछ अन्य लोगों की हेल्प हो जाएगी जो अन्य चीज नहीं पहुंच सकते। ये भी चीज पैसों के अंदर प्रोवाइड होती है, इस चीज के भी आपको लिए जाते हैं, जो है इंस्टीट्यूट के अंदर चीजें होती हैं, और आप अन्य जगह टाइम वेस्ट करते हैं, उन बंदों की हो रही हैं, तो उम्मीदवारों की हेल्प हो जाएगी। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे शेयर करने में, परिवार बड़ा हो जाएगा। परिवार की हेल्प करनी चाहिए कि ताकि चीजें वहां तक पहुंच पाए, हम उनकी हेल्प कर पाए। कि हमारा उद्देश्य है कि आपकी सेक्शन हो सके, आप चीजों को समझ सकें। तो प्लीज शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।